नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास की दूसरी पाठ्यपुस्तक, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इसका फर्स्ट चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। वैसे कक्षा 12 के ओवरऑल बात करें तो 5वां चैप्टर है, क्योंकि 4 चैप्टर एंशिएंट के पहली बुक में आ चुके हैं, तो इसलिए इसको 5वां चैप्टर भी कह सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। तो हम इसमें मध्यकालीन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग 10वीं से 17वीं सदी के दौरान भारत आए और उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा, कहाँ से वो आए थे, उनके जीवन के बारे में विवरण और उनका जो भारत के संबंध में विवरण है वो हम काफ़ी विस्तार से इसके अंदर पढ़ेंगे। खासतौर से इब्न बतूता, अल बेरूनी, बर्नियर के बारे में। इसके अलावा भी जैसे अब्दुल रज़ाक समरकंदी थे, शेख मोहम्मद अली हाजिन थे और महमूद वली बल्खी थे, इस प्रकार के, या तेवरनियर थे। काफ़ी सारे यात्रियों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ कक्षा 12 के लिए ही नहीं, और भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। शुरू करते हैं। समाज के बारे में यात्रियों की जो समझ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों, तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। यानी उनकी यात्राओं के पीछे क्या कारण रहा होगा वो बताया गया है। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं और आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। यानी किसी दूसरे देश से कोई यात्री किसी दूसरे इलाके में आता है तो उसको भौतिक दृश्य अलग देखने को मिल सकते हैं। उसको कहीं पर रेगिस्तान देखने को मिल सकता है, कहीं पर समुद्र तट देखने को मिल सकता है, कहीं पर पहाड़ियां देखने को मिल सकती हैं, जो कि हो सकता है उसके जो मूल निवास वाला इलाका है वहां पर नहीं हो। इसके अलावा वहां के लोगों की भाषाएं, उनकी रीति रिवाज, उनकी बोलियां, उनके जो धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं वो अलग तरीके के उनको देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं। यानी इनमें से कुछ तो उन परिस्थितियों के अनुरूप या उन परंपराओं के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं और वहां पर बस जाते हैं, और कुछ अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। यानी अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने क्या क्या विशिष्ट देखा उसके बारे में वो विवरण लिखते हैं अपनी किताब में, जिसमें कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है, असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों का अधिक महत्व दिया जाता है। यानी ऐसी बातें जो कि उनके इलाकों में नहीं होती थी, या ऐसे धार्मिक परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे, उनके बारे में वो ज्यादा विवरण लिखते हैं अपनी यात्रा वृत्तांतों में। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये आप जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा आप समझते जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूं ना कौन सी विशिष्ट बातें, वो सब बातों का यहाँ पर विस्तार से जिक्र आएगा। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी, लेकिन महिलाओं की यात्रा वृत्तांत हमें सामान्यतः देखने को नहीं मिलते। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों तथा स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। किसी की यात्रा वृत्तांत की जो बुक है वो अपनी यात्राओं में जिस दरबार में, जिस शासक के दरबार में वो रहे उनके बारे में वो जिक्र करते हैं। किसी में वो धार्मिक विषयों के बारे में बताते हैं, किसी में जो उस दौरान की जो कलाएं हैं, उनके जो स्मारक हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनका विवरण ज़्यादा करते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी वैसे समरकंद के ही थे, और समरकंद उज्बेकिस्तान का एक शहर है, काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे आपको बार बार समरकंद के बारे में जानने को मिलेगा। जब आप मुगल शासन की शुरुआत पढ़ेंगे तो बाबर से संबंधित बात आएगी तो समरकंद का जिक्र बार बार में आएगा। तो ये अब्दुल रज़ाक समरकंदी के बारे में, वैसे इनका पूरा नाम है अब्द अल रज़ाक कमाल अल दीन इब्न इसहाक अल समरकंदी। आप कहेंगे इतना बड़ा नाम क्यों बता रहे हैं, आपकी बुक में दे रखा है, लास्ट में जो काल रेखा दी हुई होती है उसके अंदर इसका पूरा नाम भी दे रखा है, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी की बात आती है तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात आती है, और कहा जाता है कई बार कि ये देवराय द्वितीय के काल में भारत आए, इनको दूत बनाकर भेजा। हालांकि देवराय द्वितीय के दरबार में थे, लेकिन इनको दूत बनाकर भेजा गया था कालीकट के शासक जमोरिन के दरबार में। जो खुरासान के शासक थे शाहरुख, उन्होंने अब्दुल रज़ाक समरकंदी को अपना दूत बनाकर जमोरिन के पास भेजा था, जो कि कालीकट के शासन थे। लेकिन जैसा कि अब्दुल रज़ाक स्वयं लिखते हैं कि ये जो जमोरिन है ये देवराय द्वितीय के अधीन तो नहीं था, लेकिन इससे काफ़ी डरा करता था। और जब देवराय द्वितीय ने ये संदेश भिजवाया कि जो फारस से एक दूत तुम्हारे दरबार में आया है, अब्दुल रज़ाक की बात हो रही है, जो दूत तुम्हारे दरबार में आया है उसकी मेरे दरबार में भेजो, तो उसने तुरंत उस आदेश का पालन किया और मुझे उनके दरबार में भेज दिया था। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे।
इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। विस्तार से इन 3 के बारे में है, शॉर्ट में कईयों के बारे में है। अल बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था मोरक्को से, और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आया था। इनके बारे में तो बहुत विवरण है बुक में, बाकियों के बारे में शॉर्ट में विवरण है। अब यहाँ दाईं तरफ कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे पान के पत्ते और यहाँ पर नारियल के बारे में दिया गया है। तो कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना, क्योंकि वो जिन इलाकों से आते थे वहाँ पर नारियल नहीं होते थे और पान वगैरह भी वहाँ पर नहीं बनाया जाता था। ये विवरण किसने दिए हैं? खासतौर से जैसे इब्न बतूता ने दिए हैं, और वो जो पान का विस्तार से विवरण देता है वो अपनी बुक में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है अल बिरूनी। अल बिरूनी को पढ़ने से पहले जो थोड़ी सी बातें हैं वो देख लेते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे? जैसा कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग था। किसके लिए लिखते थे? जैसे इब्न बतूता ने किसके लिए लिखा कि वहां के मोरक्को के शासक ने उसको कहा कि आप अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखिए, तो उन्होंने लिखा। किसी के लिए मोटिव दूसरा हो सकता है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम इनको देखते जाएंगे। और उनका जो नजरिया है, जैसे जहां पर आप इलाके में रहते हैं वहां की जो परंपराएं हैं वो आपके लिए बिल्कुल सामान्य है, वो आपको ऐसे लगती है कि तो नॉर्मल है क्योंकि आप बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। लेकिन वही कोई विदेशी यात्री उसको देखेगा तो वो अलग नजरिए से देखेगा, क्योंकि वो पहली बार इस प्रकार की परंपराएं देख रहा है। तो वो उसका विवरण है वो ज्यादा आकर्षक होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से उन बातों को वो दर्ज कर सकता है। हालांकि बेहतर तरीके से तो देशज ही कर पाएगा, लेकिन एक जो सामान्य से भी बातें दिखने में आपको लगेंगे आप वो बातें सामान्य है, लेकिन उनको विशिष्ट दिखाई देंगे तो उनको प्रमुखता से स्थान देंगे। तो ये अलग बात होती है थोड़ी सी। अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, ये उसकी किताब है, किताब उल हिंद, या जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। वैसे इस किताब का एक पूरा नाम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने आगे उसका नाम भी लिखा हुआ है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ जो जैसे 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं उनको कई बार क्या है कि काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है बुक में। जैसे मैं इसके बारे में पहले क्लियर ही कर दूँ। जैसे इस किताब का नाम है पूरा तहकीक मालिल हिंद मिन मकाला मकबूला फियल अक्ल अल मरदुला। अब एक किताब मैंने देखी थी जो काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, उसमें दिया गया है कि इस किताब का नाम किताबुल हिंद भी है, तहकीक हिंद भी है, मालिल हिंद भी है, और मिन मकाला भी इस किताब का नाम है। अब ये मिन मकाला और ये अलग अलग नाम नहीं है, इस किताब का पूरा नाम है जिसको हम सामान्यतः किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी इस प्रकार की बातें मैं आपको बताऊंगा आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो जैसे अल बिरूनी के बारे में सामान्य जानकारी है कि 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान का में है ये इलाका, वहां पर उसका जन्म हुआ। आजकल आप देखेंगे तो ख्वारिज्म वाला जो इलाका है उसको खीवा कहा जाता है। तो खीवा में इनका जन्म हुआ 973 ईस्वी में। उस समय मामूनी वंश के वहां पर शासक थे, उनके ये राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, और उस समय ये प्रसिद्ध थे मुनज्जिम के नाम पे। मुनज्जिम कहा जाता था जो ज्योतिष और खगोल शास्त्र दोनों का एक्सपर्ट हो, उसको मुनज्जिम कहते थे। तो ये मुनज्जिम के रूप में प्रसिद्ध थे। बाकी ये भारत किस प्रकार से आए वो सारी बातें अपनी बुक में दे रखी हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ अल बिरूनी के उद्देश्य के बारे में दिया गया है। अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया: उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे यानी हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। यानी अभी आप उद्देश्य की बात आई थी कि उन्होंने यात्रा वृत्तांत क्यों लिखे, तो मैंने इब्न बतूता के बारे में बताया कि उनको कोई शासक ने कहा मोरक्को ने, तो उसने लिखा। अल बिरूनी ने क्यों लिखा? क्योंकि वो चाहता है कि हिंदुओं के धार्मिक विषयों पर जो भी चर्चा करना चाहता है वो मेरे इस यात्रा वृत्तांत को पढ़े, उससे वो उनसे जुड़ने में, उनसे बात करने में आसानी होगी उसको, तो इसलिए उसने अपने लिखा है इसको। अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक यानी उज्बेकिस्तान से भारत तक। अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म में, आजकल खीवा उसको कहेंगे, 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल हैं। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादकों के माध्यम से पढ़ा था। हालांकि उसको यूनानी नहीं आती थी, लेकिन जो यूनानी दार्शनिकों के अरबी में अनुवाद हो चुके थे उसके माध्यम से उसने उन दार्शनिकों के बारे में पढ़ा था।
सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद, ये महमूद गजनवी की बात है, यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। अल बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे बाईं तरफ भी दे रखा है कुछ इसके बारे में। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है कि वो पहले कहाँ गया, बाद में कहाँ गया, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अब यहां पर दिया गया है ग्रंथों का अनुवाद, ये साथ ही देख लेते हैं। विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। एक यूनानी गणितज्ञ है यूक्लिड, और कक्षा 9-10 में यदि आपने मैथ्स पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नाम से एक प्रमेय भी आती थी, उसके कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके कार्यों का भी उसने संस्कृत में अनुवाद किया। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। जिस समय अल बिरूनी ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, उस समय तक अरबी में काफी सारे यात्रा वृत्तांत लिखे जा चुके थे। तो ये एक यात्रा वृत्तांत, जैसे कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं, उसी प्रकार से यात्रा वृत्तांत को भी अरबी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया गया था। और इन यात्रा वृत्तांतों में पश्चिम में जो अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान, वहां से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों के विवरण हमें मिलते हैं। वोल्गा नदी रूस में बहती है और रूस का भी वो हिस्सा जो यूरोप की तरफ है, यूरोप में आता है, उसमें बहती है, तो इसको यूरोप की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर डेन्यूब आती है। फिर ये देखिए कुछ किताबें इसकी जिक्र है, जैसे नीचे हम किताबुल हिंद का जिक्र करेंगे। तो किताबुल हिंद का मैंने आपको पूरा नाम बताया। अब इस किताब का इंग्लिश में अनुवाद किया है एडवर्ड सचाऊ ने। एडवर्ड सचाऊ इन्होंने अनुवाद किया है और इसका बहुत ही शॉर्ट में नाम मिलता है, काफी कंफ्यूजन रहता है। इसका पूरा नाम बहुत बड़ा है, आपको नाम इतना ही याद रखना है, अल बिरूनीज इंडिया, जो कि अल बिरूनी की किताब उल हिंद का या तहकीक हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद है। उसका नाम तो है अल बिरूनीज इंडिया। उसके आगे इस बुक का जो नाम है वो क्या लिखा गया है, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉज एंड एस्ट्रोलॉजी ऑफ इंडिया अबाउट 1030 AD। तो ये बुक का पूरा नाम है, जो कि कई बार क्या है कंफ्यूजन पैदा करता है। कहीं पर आधा लिखा रहता है, कहीं पर बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहता है। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अल बिरूनीज इंडिया, जो कि किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद है, एडवर्ड सचाऊ ने किया है सबसे पहले, ये आपको याद रखना है। इनकी और कौन सी किताबें हैं, और इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया है सबसे पहले रजनीकांत शर्मा ने। उनकी दो और अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं, अतहर उल बाकिया, जिसको अंग्रेजी में या एल मिट गया, द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस, ये भी इसका अनुवाद एडवर्ड सचाऊ के द्वारा किया गया है। ये उनका मूल नाम है अतहर उल बाकिया किताब का। जो एडवर्ड सचाऊ ने इंग्लिश में लिखा उसका है द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस। इसके अलावा उनकी दवाइयों पर भी एक किताब है जिसका नाम है किताब उल सैदाना। किताब उल सैदाना, हालांकि पूरा नाम उसका किताब उल सैदाना फी अल तिब है, जो कि ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किताब उल हिंद के बारे में थोड़ी जानकारी है। एक तो हमेशा बुक का यह याद रखें कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है। ये अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। टोटल 80 चैप्टर हैं इसके अंदर। सामान्यतया, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वान्वयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। यानी उसकी एक ये जो ज्यामितीय रूप में लिखी गई पुस्तक है, इस प्रकार से इतिहास का जो विवरण है, जो घटनाओं का विवरण है, वो इसलिए है क्योंकि वो गणित का जानकार था या गणित की ओर उसका झुकाव था। अभी हमने देखा भी था कि उसने यूक्लिड की जो गणितीय कार्य है उसका अनुवाद भी किया था संस्कृत में। हिंदू शब्द,
हिंदू शब्द लगभग 6वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। यानी सिंधु शब्द के लिए और बाद में उनका उच्चारण है के रूप में हुआ तो ये नाम बना है। इसका इतिहास दे रखा है यहाँ पर। यानी सिंधु नदी के पूर्व की ओर, मैप में आप सामने से देखेंगे तो दाईं ओर दिखेगा आपको। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द की धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। यानी जब ये हिंदू, हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया जाता था तब ये कोई भी धार्मिक शब्द नहीं था, किसी धर्म से संबंधित नहीं था। ये तो काफी बाद की बात है कि जो भारत में प्राचीन धर्म था, सनातन धर्म, उसके लिए हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। अल बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। वो कहता था कि इनमें ठीक तरीके से विवरण नहीं लिखा गया है और वो उसमें सुधार करना चाहता था। एक यहाँ पर चित्र दिया गया है। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। एथेंस, आज अब जो यूनान आप देखते हैं, ग्रीस जिसको आप बोलते हैं, उसकी राजधानी है एथेंस, जिसमें पहले ओलंपिक हुए थे 1896 में। तो उस एथेंस में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजनेता और कवि होते थे जिसका नाम था सोलोन। वो विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाए गए हैं। अब इनकी ड्रेस के बारे में आपको विचार करना है कि उनके कपड़े आपको यूनानी दिखाई देते हैं, अरबी दिखाई देते हैं। देखने से इनके कपड़े अरबी दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म हुआ 1304 ईस्वी में तंजीर शहर में, जो कि मोरक्को में आता है। और वैसे देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका में है, आप मोरक्को देख सकते हैं चित्र में। और वैसे अगर स्पेसिफाई किया जाए पूरी तरीके से तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में माना जाएगा। ये इस्लामिक कानून को कहते हैं शरिया, उसका विशेषज्ञ था। कानून की पढ़ाई की थी इसने। 1325 ईस्वी में ये घर छोड़ दिया इन्होंने दुनिया की यात्रा करने के लिए 21 वर्ष की उम्र में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे ये, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिहला, जो इन्होंने 1355 में पूरी की थी। किसके कहने पर? मोरक्को के शासक के कहने पर। इब्न बतूता का रिहला, एक आरंभिक विश्व यात्री, कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। अभी ये यूपी पीजीटी में आया था कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। और ये कौन से इलाके से आए थे? दोनों क्वेश्चन आए थे यूपी पीजीटी में, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था वहां पर। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, रिहला मतलब ट्रेवल्स, बुक ऑफ ट्रेवल्स, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों का ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसने कहा कि किताबों से प्राप्त किया गया ज्ञान उसकी तुलना में जो यात्राओं से प्राप्त ज्ञान है, जो अनुभव है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और इसी उद्देश्य से उसने यात्राएं शुरू की। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। ये देखिए, सीरिया, इराक, फारस को आप आज का ईरान मान सकते हैं, और यमन, ओमान, ये सारे देश एशिया में हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पर है? देखिए, कोई अरब प्रायद्वीप में है, कोई पश्चिमी एशिया में है, तो आपको मैप में ध्यान रखना चाहिए। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। सिंध पाकिस्तान में है। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उसने सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक काफी दयावान है और कला और साहित्य के लोगों का संरक्षक है, यानी अपने दरबार में उनको जगह देता है। तो ऐसा सुनकर वो आया। किस रास्ते से? मुल्तान और उच्च के रास्ते से। दोनों ही पाकिस्तान में है। उच्च या UCH भी लिख सकते हैं इसको, ये पाकिस्तान में है, ये भी मुल्तान भी पाकिस्तान में है। एक बार वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक बनाया था, उस हिसाब से भी याद रख सकते हैं आप। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। यानी
मुस्लिम मामलों में सुनवाई करने के लिए मुस्लिम कानून का जानकार काजी, जो धार्मिक भी है और कानूनी भी ये शब्द है ये, तो उसका दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो इस पद पर कई वर्षों तक रहा, 8 वर्षों तक रहा। फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया, यानी उसकी मनमुटाव हो गया शासक के साथ में, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया, फिर से उसे सरकारी सेवा में ले लिया गया। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया उसको। उस समय चीन का शासक मंगोलियाई शासक था। मंगोलों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कुबलाई खान का तो एक विशेष पाठ भी है, आपने 11th में यदि आपने पढ़ा होगा तो। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार तट आप दक्षिण भारत की ओर देखेंगे तो केरल की ओर, चित्र भी आपको दिखा देता हूं मैं साथ में। मालाबार से वह मालद्वीप या मालदीव कह सकते हैं, आजकल नाम आपको क्या मिलेगा, मालदीव, वहां पर गया और वहां 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर क्वांझू, या जिसको उस समय जैतून कहते थे, आज क्वांझू कहते हैं, वहां गया। आप ये सुमात्रा के बारे में देखेंगे तो आप भारत से नीचे की ओर हिंद महासागर में देखेंगे, इंडोनेशिया देश में तो जावा, सुमात्रा उसकी जो प्रमुख द्वीप है वो आप देख सकते हैं। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर से आया अपने पिताजी और अपने चाचा के साथ, और वो मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में रहा। एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी है मार्को पोलो, हालांकि उसका दूसरा सीजन नहीं आया, काफ़ी अच्छे से जानकारी थी उसके अंदर। तो उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना की जाती है, जो इब्न बतूता ने चीन के विषय में जानकारी लिखी उससे, उसकी तुलना मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन था तथा जोखिम भरा कार्य भी था, क्योंकि सुरक्षा की भी चिंताएं थी। इतने बड़े बड़े रास्तों पर महीनों चलना पड़ता था घोड़े वगैरह लेकर, और काफ़ी बार इसको लूटा भी गया था, ये भी अपना विवरण देता है इसके अंदर। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, नाव में यात्री, बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला। नाव में यात्री यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा ऊपर एक चित्र दिया गया है, डाकू यहाँ पर यात्रियों पर हमले कर रहे हैं, और 16वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये डाकुओं से इब्न बतूता का भी वास्ता हुआ था, उसको लूट लिया गया था। एक घोंसले से निकलता पक्षी, अपनी किताब में वो लिखता है कि जो उसके घर छोड़ने की घटना है वो उस प्रकार से है जैसे एक पक्षी घोंसले को छोड़कर निकलता है। ये रिहला से लिया गया एक उदाहरण है, और उस समय उसकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष थी। एनसीईआरटी में 22 लिखा रहता है, मोस्टली उसका 21 लिखा रहता है, तो 22 वर्ष 12वीं के हिसाब से आप 22 ही मान लीजिए। ये रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। यानी वो अकेला ही निकल गया, कोई कारवां नहीं है, यानी कोई यात्रियों का समूह नहीं है और कोई एक साथ देने वाला भी नहीं है, वो अकेला ही निकल पड़ा। क्यों निकल पड़ा? क्योंकि उसके मन में इच्छा थी कि वो इन प्रसिद्ध स्थानों को देखे, लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में यानी मेरे मन में थी, उससे प्रभावित होकर मैं निकल पड़ा। इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद, और तब वो अपनी किताब लिखता है वहां के शासक के कहने पर। 1355 में पूरी होती है और उसका नाम है रिहला। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज में। एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था, बीमार हो सकता था। यानी लंबी यात्राओं में एक तो लुटेरों का खतरा, एक घर जाने की इच्छा भी हो सकती है, बीमार भी हो सकता है। तो ऐसा वो रिहला में एक कुछ जानकारी देता है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था, यानी बुखार ने, और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे। ट्यूनिस अफ्रीकी देश है, ट्यूनीशिया, और उसकी राजधानी है ट्यूनिस। वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए।
वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका, क्योंकि उसको किसी ने पहुंचाना नहीं, जबकि वो अपने इलाके में एक जाना माना मतलब इस्लामिक कानून का जानकार था, विद्वान माना जाता था वो। और बहुत रोया, पर एक तीर्थयात्री ने मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया, यानी उसने उसका अभिवादन किया, उसका स्वागत किया। अब यहाँ पर उस समय के हिसाब से नाम दिए गए हैं शहरों के, आप देख सकते हैं मानचित्र में। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा, यानी आज के नाम लिखने की बजाय उस समय के नाम ज़्यादातर लिखे गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर गया था। ये सिंधु नदी के आसपास से ऊपर अफगानिस्तान के आसपास, ये आप देख सकते हैं सारे इलाके। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहां तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। हालांकि शुरुआत में वो अकेला निकल आया था, लेकिन उसकी कोशिश बाद में यही रही कि वो यात्रियों के समूह के साथ चले ताकि लुटेरों का भय कम हो। पर इससे भी इस राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग, यानी उसको जो जानने की इच्छा थी उसका किस प्रकार से उसने उपभोग किया। हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिद्दी था, उसने ठान लिया वहां जाता था। जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए, जो कि मैं इस वीडियो में 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है। इब्न जुजाई, जिसको वहां के शासक ने नियुक्त किया कि आप जो इब्न बतूता बोलते हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, उसको लिखिए। राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया है कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का, अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। तदनुसार उन्होंने इन सब विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीजों के बारे में बताया जिनकी संदर्भ से अभिरुचि जगी। यानी उसने बहुत सारी रोचक बातों के बारे में जानकारी दी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, यानी उसी के अनुरूप जिन और यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे, फारसी भाषा में। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। ओटोमन साम्राज्य तुर्की से चलता था। साम्राज्य की बात करें तो वो अलग अलग कालखंड के दौरान उसका फैलाव अलग अलग था। इन लेखकों ने अल बिरूनी तथा इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था, यानी उनके अनुरूप यात्रा वृत्तांत लिखे, और कुछ यात्रियों ने इब्न बतूता और अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांतों को पहले से पढ़ा हुआ भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अब्दुल रज़ाक समरकंदी के बारे में हमने शुरू में बात की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, और शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। शेख मोहम्मद अली हाजिन, ये इनका पूरा नाम था। हाजिन लाहिजी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, और ये एक कवि थे। इनके बारे में विवरण ये मिलता है कि ये कवि थे और ईरान में इनका जन्म हुआ था। ईरान में भी इस्फहान में 1692 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकी मृत्यु 1766 में वाराणसी में हुई, और वहीं पर इनकी कब्र है, वाराणसी के अंदर। और ये मोहम्मद शाह, जो मुगल शासक हैं, मोहम्मद शाह, उनके काल में भारत आए थे। दूसरे हैं महमूद बिन आमिर वली बल्खी, इनका पूरा नाम है, बुक में दिया गया है महमूद वली बल्खी। और इनके बारे में जानकारी ये मिलती है, देखिए बल्खी जो नाम है वो बल्ख प्रांत के कारण है, जहां इनका जन्म हुआ था, जहां के थे। बल्ख प्रांत अफगानिस्तान में है, और इनका भारत में जो काल है वो 1626 से 31 के दौरान ये भारत रहे, और अपनी बुक में लास्ट में इसका विवरण दिया भी गया है। और इनकी एक किताब थी, उसका काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहर अल असरार फी मरफियत अल अखियार। ऐसे नाम मुश्किल हो जाते हैं थोड़े से याद रखने। तो ये जानकारी है इसके बारे में। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद वली बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था।
और कुछ अन्य जैसे कि हाजिन, अभी मैंने आपको बताया ना शेख अली हाजिन, भारत से निराश हुए और यहाँ तक की घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे कि उनका बहुत स्वागत किया जाएगा, लेकिन उसका हुआ नहीं। तो उसने ऐसा लिखा, उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में लिखा। यहाँ की परंपराओं और यहाँ के जो रीति रिवाज हैं उसको उन्होंने एक अचंभे के तौर पर देखा। 18वीं सदी का एक चित्र दिया गया है जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप इनको देख सकते हैं।